Assalamu alaikum and welcome to the Network Security course. Now in the last lecture, or rather in the last two lectures, हमने application security को examine किया और उसको understand और study किया कि application security के risks क्या-क्या होते हैं, application security program जो है उसको किस तरीके से implement किया जाता है, applications को harden और solidify और protect करने के लिए हम क्या-क्या measures adopt कर सकते हैं. इसके अलावा ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट OWASP के हमने टॉप 10 जो है पहले 10 जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क्स हैं वो उन्होंने क्लासिफाई किया है by doing a lot of research and by involving a number of experts from around the world. They have come up with a list which is called the OWASP top 10 which categorizes और उस लिस्ट के अंदर हमें मोस्ट सीरियस और प्रेवलेंट सिक्योरिटी फ्लॉज जो हैं एप्लीकेशन कोडिंग में या वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में वो उन्होंने वहां पे लिस्ट किए हैं. इसके अलावा हमने देखा कि OWASP के और बहुत से अच्छे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट गाइडेंस देते हैं कि हर स्टेप के ऊपर हम सिक्योर कोडिंग को किस तरीके से इंप्लीमेंट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टुडे. हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और एप्लीकेशन और वेब सिक्योरिटी के टॉपिक को हमने अब खत्म कर लिया है. टुडे वी विल टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग. और ये जो टॉपिक है ये काफी जरूरी है बिकॉज चाहे आप जिस भी नेटवर्क एलिमेंट का सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, वी हैव टू डू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग इन ऑर्डर टू वैलिडेट कि हमने जो सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए या हार्डन करने के लिए या कॉन्फ़िगरेशंस को जब हमने टाइटन किया है और हम स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ब्लॉक द होल्स थ्रू विच द अटैकर विल एक्सप्लॉयट available vulnerabilities in our network, in our database, in our application, in our router, firewall, host, operating system. जहां पे भी वो vulnerability है, जब हम उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है. क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ऑप्टिमम कॉन्फ़िगरेशन अचीव की है या अभी भी उसमें कोई गैप है. Let's take an example of this. एक कंपनी जो पैराशूट डेवलप करती है और पैराशूट बनाती है जिससे कि लोग फ्रॉम अ हाई एल्टीट्यूड पीपल जंप, तो दे फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन द पैराशूट. उसके बाद उस पैराशूट की टेस्टिंग की जाती है लाइव एनवायरनमेंट में, यानी कि डिजाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल लैब में टेस्ट किया जाता है. उसके बाद एक्चुअल टेस्ट इस तरीके से किया जाता है कि इन अ प्लेन people will be given those parachutes and they will be asked to jump from thousands of feet above the ground level. And the actual design and the features, the reliability, the ease of use of the parachute will be tested. उसके बाद जब टेस्टिंग का फेज जो है कंप्लीट होता है तो that product after the alterations, after covering the gaps, can be introduced in the market as a product. तो सिक्योरिटी के अंदर भी जो हमारा लाइफ साइकिल है सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने का, चाहे वो किसी भी एलिमेंट हो एंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर जिनका मैंने मेंशन किया, इट कुड बी अ होस्ट, इट कुड बी अ नेटवर्क डिवाइस, इट कुड बी अ सर्वर, इट कुड बी द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट कुड बी द एप्लीकेशन और द डेटाबेस और ऑल ऑफ इट टुगेदर. जब हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करते हैं, that is the time we need to check and validate that now is our network actually protected or not. And that is how today's lecture, and in fact the next lecture as well, is very, very important. अब जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी असेसमेंट एंड टेस्टिंग की, तो इसमें दो प्राइमरी मैकेनिज्म्स हैं जिनका हम पढ़ेंगे. एक तो हम आज पढ़ेंगे विच इज वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग या जिसको कहा जाता है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, और जो अगला है दैट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग. एंड दीज टू हैव अ फंडामेंटल डिफरेंस.
वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग जो है वो एक स्कैन इंप्लीमेंट करता है और उस स्कैन से हम वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं. किस तरीके से करते हैं वो तो ऑब्वियसली वी विल स्टडी टुडे, बट वी आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज इन द नेटवर्क, इन द फायरवॉल, इन द राउटर, in the operating system, in our application for example, and the device gives us a report which tells us कि आपकी अभी भी ये gaps हैं configuration में, operating system में, settings के अंदर या कोई और ऐसे जो security controls हैं वो missing है. Penetration testing is little different. Penetration testing में हम actually system में, host में, device में break in करके, penetrate करके उसको एक्सप्लॉइट करके हम प्रूव करते हैं कि इस सिस्टम के अंदर कुछ सिक्योरिटी वीकनेसेस हैं एंड वी कुड एक्चुअली ब्रेक इन इनटू द सिस्टम. दैट सिमुलेट्स एन एक्चुअल अटैक जो कि अटैकर्स इंप्लीमेंट करते हैं. सो दीज आर टू रियली इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिनको अब हम डिटेल में देखेंगे. और दीज आर द टू एरियाज जो कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स रियली प्राइड लेते हैं इसके अंदर. For example, एक certification है which is called Certified Ethical Hacker, which is CEH, and these certified ethical hackers, yani these hackers who are doing hacking for a good cause, that's why they are called ethical hackers, they take a lot of pride in helping to improve the security of networks because they perform this continual सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड असेसमेंट. और टेस्ट करके एक साइकिल है बकायदा, आप टेस्ट करते हैं, आपको गैप्स पता चलती हैं, फिर आप गैप्स को फिक्स करते हैं, उसके बाद आप दोबारा टेस्ट करते हैं, either with the help of vulnerability scanning or penetration testing. But before we study these topics, we need to look at some introduction and we need to look at the background. तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. So when we talk about information security assessments, an information security assessment is the process of determining how effectively an entity being assessed, it could be a host, a system, a network, a procedure, a person, known as the assessment objective or the assessment object, meets specific security objectives. Information security assessment में we are really trying to determine कि जो हमारा objective है सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने का, विच कुड बी डिफाइंड बाय अ पॉलिसी, क्या हम उस मार्क तक पहुंच पाए हैं या अभी भी थोड़ा सा गैप है जिसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और सिक्योरिटी को और टाइटन करना पड़ेगा. सो द टेक्निकल असेसमेंट टेक्निक्स कैन बी वेरियस. डजन्स ऑफ टेक्निकल सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन टेक्निक्स एग्जिस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू असेस द सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स. The most commonly used techniques are grouped into the following three categories. The first one is review techniques. The second one is target identification and analysis techniques. And the third one is target vulnerability validation techniques. Now this terminology is really defined from the NIST document, जिसका reference पहली slide पे भी available था. And that really defines a lot more detail. हमने सिर्फ दो टॉपिक्स उठाए हैं इस डॉक्यूमेंट में से, vulnerability scanning और penetration testing, but there is a complete further detail and background that is listed in the document from NIST. और ये एक special publication है उसकी जिसका number you could see on the first slide. And in order to further understand the depth related to these topics, I suggest that you should really look at the reference document. So let's understand कि टेस्टिंग के व्यू पॉइंट्स क्या चीज होते हैं और एक्सटर्नल व्यू पॉइंट क्या चीज है. एक्सटर्नल सिक्योरिटी टेस्टिंग इज कंडक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस सिक्योरिटी perimeter. This offers the ability to view the environment's security posture as it appears outside the security perimeter, usually as seen from the internet, with the goal of revealing vulnerabilities that could be exploited by an external attacker. तो व्यू पॉइंट्स जो हैं वो एस्टैब्लिश होते हैं, एक एक्सटर्नल व्यू पॉइंट है और उसका ऑपोजिट है इंटरनल व्यू पॉइंट. जब आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, यू कैन टेस्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन एक्सटर्नल अटैकर सिटिंग आउटसाइड द सिक्योरिटी perimeter ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक्सटर्नल अटैकर जो बाहर बैठा हुआ है, हु कुड बी अटैकिंग थ्रू द इंटरनेट,
or it can be internal. Let's have a look कि internal viewpoint क्या होता है. So if the testing viewpoint is internal, what does this mean? For internal security testing, assessors work from the internal network and assume the identity of a trusted insider or an attacker who has penetrated the perimeter defenses. This kind of testing can reveal vulnerabilities that could be exploited and demonstrates the potential damage this type of attacker could cause. Internal security testing also focuses on system-level security and configuration, including application and service configuration, authentication, access control, and system hardening. Now, an internal attack viewpoint obviously looks at the attack from a slightly different angle, and the functionality is also different because you are now assuming कि या तो वो attacker है ही internal, यानी he is sitting inside the organization, and that could mean that that attacker has access to certain systems. Now, it could also happen that we are looking at it from a viewpoint कि एक attacker already penetrate करके अंदर organization के पहुंच चुका है, और जब हम internal viewpoint से examine करते हैं तो हम और बहुत सारे controls को भी assess करते हैं, जैसे access controls, authentication mechanisms, passwords, और इस तरीके के जो security controls हैं उनको ज़्यादा focus के साथ देखा जाता है. Now, when we talk about viewpoints, there are also other viewpoints. For example, overt. Overt security testing क्या होती है? Overt security testing, also known as white hat testing, involves performing external and or internal testing with the knowledge and consent of the organization's IT staff, enabling comprehensive evaluation of the network or system security posture. Because the IT staff is fully aware of and involved in the testing, it may be able to provide guidance to limit the testing's impact. Overt security testing क्या चीज़ है? This is testing that is carried out in a proactive manner, जैसा कि हमने discuss किया, to establish the loopholes which exist in the security configuration or controls for the organization in question. अब overt security testing का simply मतलब ये है कि एक security का जो organization है within a company, it could be the IT security staff, उनके पास कुछ tools हैं, उनके पास कुछ processes हैं, और वो permission और approvals लेके उन tools को चलाएंगे, जैसे हम देखेंगे, या vulnerability scanning चलाएंगे या penetration testing चलाएंगे, and they have the approval of all the department heads, जो network के head हैं, जो solutions के head हैं, जो operations के head हैं, सबको inform किया गया पहले कि ये वाली scanning या penetration testing perform होगी, और different teams के members को वहाँ पे available किया जाता है, ताकि during the testing अगर कोई problem हो तो the operation team or the network team जो कि network को या IT network को look after कर रहा होता है, they can make sure कि available रहे पूरा system for the customers और downtime जो है वो ना आए. So now let's see what is covert security testing. Covert security testing, also known as black hat testing, takes an adversarial approach by performing testing without the knowledge of the organization's IT staff, but with the full knowledge and permission of upper management. Some organizations designate a trusted third party to ensure that the target organization does not initiate response measures associated with the attack without first verifying that an attack is indeed underway. For example, that the activity being detected does not originate from a test. Now, covert security testing जो है, it is one level which is more intensive than the other type, which was the overt, O-V-E-R-T. अब हम बात करें covert की, C-O-V-E-R-T. So this is done also as a proactive measure, यानी कि आप अपने organization को protect करने के लिए और gaps को identify करने के लिए covert की testing करते हैं. However, जो actual IT staff है, उसको आप नहीं बताते, और उसके लिए
दिस मे बी अ सरप्राइज इफ दे आर एबल टू डिटेक्ट इट। और ऐसे मेजर्स भी फिर लिए जाते हैं, और फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी अ simulated attack which will bring down the network, for example. It could choke the network, लेकिन ऐसे measures फिर लिए जाते हैं क्योंकि IT staff जो है वो protect करने के लिए कोई ऐसा elevated response ना ले ले जिससे कि नुकसान पहुंचे, तो वो usually कुछ ऐसे steps लिए जाते हैं कि IT staff को एक funnel में से या एक check place किया जाता है कि before they respond to stop the attack, they actually have to verify कि ये कोई टेस्ट तो नहीं परफॉर्म हो रहा। तो इस तरीके से हम कोवर्ट अटैक भी कर लेते हैं और कोई ना कोई सेफ्टी वॉल्व जो है वो भी बीच में रखते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी एट द एंड ऑफ द डे ना पहुंचे, which would defeat the whole purpose of achieving the availability, which is one of the 3 security measures which is included in the foundation of security: confidentiality, integrity, and availability, which we have been studying throughout the course. Now let's start talking about vulnerability scanning. Vulnerability scanning identifies hosts and host attributes. For example, operating systems, applications, open ports, etc. But it also attempts to identify vulnerabilities rather than relying on human interpretation of the scanning results. Now vulnerability scanning जो है उसके अंदर कुछ ऑटोमेशन इन्वॉल्व है। ये स्कैन करता है एप्लीकेशंस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, आइडेंटिफाई करता है ओपन पोर्ट्स कौन से हैं और आपको रिपोर्ट देता है, बट इट ट्राइज टू गिव सम वैल्यू टू द सिक्योरिटी टेस्टर, यानी कि इट विल ट्राई टू गिव यू द स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी दैट एग्जिस्ट्स एंड इट विल आल्सो सजेस्ट टू यू कि आपको इस वल्नरेबिलिटी फिक्स करने के लिए क्या क्या मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो है वो उसकी कोशिश ये होती है, या आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छा वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो है वो ह्यूमन एफर्ट को मिनिमाइज करता है और ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन जो है उस प्रोसेस के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। सो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कैन हेल्प आइडेंटिफाई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन्स, missing patches and misconfigurations, and validate compliance with or deviations from an organization's security policy. This is done by identifying the operating systems and major software applications running on the hosts and matching them with the information on known vulnerabilities stored in the vulnerability scanner database. Now, this is very, very interesting. एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर क्या करता है, वो एक होस्ट को, होस्ट कुड बी अ डिवाइस, इट कुड बी अ कंप्यूटर, इट कुड बी अ सर्वर, इट कुड बी एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द होस्ट एज वेल, उसको स्कैन करके देखता है कि सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है। हम एक इसकी मिसाल लेते हैं, हम एक लैपटॉप मशीन यानी सिस्टम को स्कैन करते हैं। द वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग सिस्टम विल बी एबल टू डिटरमिन कि इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज एक्सपी चल रहा है। उसके बाद XP से रिलेटेड एक डेटाबेस का वहां पे टेबल होगा इन द वल्नरेबिलिटी स्कैनर, एंड इट विल बी एबल टू क्रॉस चेक, और द नेक्स्ट स्टेप इट विल परफॉर्म इज इट विल चेक कि XP के अंदर ये वाले सर्विस पैक्स होने चाहिए, और दूसरी बात यह है कि इस वाले वर्जन ऑफ XP में ये वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद वो चेक करेगा कि जो वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जो डेटाबेस में लिस्टेड हैं, सर्विस पैक्स इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं, और वो पैचेस जो हैं उन वल्नरेबिलिटीज को पैच करने के लिए, कवर करने के लिए जो फिक्सेस हैं वो इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं। सो दैट्स रियली हाउ द वल्नरेबिलिटी स्कैनर वर्क्स। तो उसके अंदर एक डेटाबेस भी होता है और वो चेक करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर है उसकी वर्जन कौन सी है, एंड देन रेफरेंसेस द डेटाबेस टू सी इफ दोज vulnerabilities are actually existing or they have been fixed or patched already. So vulnerability scanning functionality जो है वो हम देखते हैं। Vulnerability scanners can check compliance with host application usage and security policies. They can provide information on targets for penetration testing. They can also provide information on how to mitigate discovered vulnerabilities. So as we mentioned, vulnerability scanning जो है
वो एक स्टेप आगे तक भी जाती है और वो आपको ये भी एडवाइस करती है कि जो वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, what is the best way to fix those vulnerabilities. And again, this information is coming from the database. Another way that we use vulnerability scanners is कि जब हम penetration testing करने लगते हैं तो उससे पहले हम reconnaissance के तौर पे कई दफ़ा vulnerability scanning भी चलाते हैं. इसका मतलब ये है कि sometimes vulnerability scanning and penetration testing are used in combination, and these are not the only two methods used in combination. Other security assessment and testing techniques may also be used. For example, we may check logs, we may check configurations, we may audit the actual devices and see कि उनकी hardening हुई हुई है कि नहीं हुई हुई. तो जब हम audit करते हैं, security assessment करते हैं, तो vulnerability scanning और penetration testing are only two of the methods, but the overall assessment is usually carried out with the help of other measures, tools, and techniques as well. So what are the vulnerability scanning mechanisms? Vulnerability scanners can be run against a host either locally or from the network. Some network-based scanners have administrator level credentials on individual hosts and can extract vulnerability information from hosts using those credentials. Other network-based scanners do not have such credentials and must rely on conducting scanning of networks to locate hosts and then scan those hosts for vulnerabilities. In such cases, network-based scanning is primarily used to perform network discovery and identify open ports and related vulnerabilities. In most cases, it is not limited by the operating system of the targeted systems. Now, when we perform scanning, तो scanning दो किस्म की हो सकती है. एक तरह की scanning ये है कि जो vulnerability scanner है, उसके पास credential information भी मौजूद है. For example, अगर एक लैपटॉप को स्कैन किया जा रहा है तो उस लैपटॉप के credentials यानी कि उसके अकाउंट इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड किए गए हैं टू द वल्नरेबिलिटी स्कैनर. इन दैट केस द स्कैनिंग कैन टेक प्लेस एट more depth and it can go and extract more information. However, certain types of scanning do not have the credentials for the specific system or the machine. And in that case, it is mostly reconnaissance, finding out the open ports and trying to find out the vulnerabilities that exist in the system without having the credentials with which we can go further deep down and investigate the vulnerabilities. Now, assessors can also request that personal or host-based firewalls be configured to permit traffic from test system IP addresses during the assessment period. These steps will give assessors increased insight into the network, but do not accurately reflect the capabilities of an external attacker, although they may offer a better indication of the capabilities available to a malicious insider or an external attacker with access to another host on the internal network. Assessors can also perform scanning on individual hosts. Now, when we perform vulnerability scanning, इसके अंदर ये बात समझना ज़रूरी है कि vulnerability scanning perform करने के different levels मौजूद हैं. एक आप स्कैन परफॉर्म करते हैं जैसे कि अभी हमने देखा था, वो विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स है, जिसके अंदर सर्वेलेंस ज़्यादा जो है वो चलाई जाती है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, एक्सेट्रा. देन देयर इज अ टाइप ऑफ स्कैनिंग दैट इन्वॉल्व्स knowing the credentials of the system we are scanning as well. For example, it could be a server and we could have some credentials of the server so that the scanning can go one step ahead. और हम actually system के अंदर जाके एक और network या एक और environment rather, एक और environment की आप scanning जो है वो कर सकते हैं. अब इसमें जो further step आता है वो ये है कि जब आप deeper level of scanning को perform करना चाहते हैं तो it is important
that we should also permit the scanning on the host-based firewall. Now we have studied कि firewall जो है that can be in the form of an appliance जो कि perimeter of the network पे पड़ी होती है, and the firewall can also be an agent which is running on a server or a computer. और ये जो firewall है इसको हम personal firewall भी कहते हैं, इसको हम host-based firewall भी कहते हैं. इसको implement इसलिए किया जाता है servers पे, computers पे, workstations पे, ताकि penetrate करने से हम रोक सकें attackers को. और usually जो surveillance हो रही होती है, when somebody is trying to perform a scan on our machine or is trying to penetrate our machine in an unauthorized manner, if there is unauthorized access either outside to inside or inside to outside, तो ये दोनों तरफ ये काम करती है firewall. The firewall will try to detect the activity which is happening, which is unauthorized or which looks like some type of malicious traffic. अब जब हम scan perform कर रहे होते हैं तो हम obviously चाहते हैं कि firewall इस सारी activity को block ना करे, because हम scan करके additional information चाह रहे होते हैं. If the firewall does its job and stops the scan, then we will not be able to know about the vulnerabilities. Hence, when we are performing the scanning activity, the firewall can be adjusted or tuned so that it allows traffic from the test IP addresses जिसके ऊपर हमारा स्कैनर चल रहा है, यानी कि जिस मशीन से, जिस सिस्टम से हमारी ट्रैफिक ओरिजिनेट हो रही है, उसका जो सोर्स IP एड्रेस है उसको हम अलाउ कर दें on our host based firewall so that we are able to derive more benefit, ताकि हम स्कैनिंग एक्टिविटी से मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें. यहाँ पे ये बात भी करना जरूरी है कि जब हम स्कैन परफॉर्म करते हैं नेटवर्क के ऊपर तो उसका जो स्कोप होता है वो हम खुद एडजस्ट कर सकते हैं. स्कोप को हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं? आप स्कैनिंग एक मशीन के ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर पे या सर्वर पे. आप एक रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर आपका नेटवर्क है और उसके अंदर एक सबनेट यूज हो रहा है आईपी एड्रेसेस का, यू कैन सिंपली डेजिग्नेट वन आईपी एड्रेस, अ कंप्लीट सबनेट, यानी कि इवन क्लास सी का जो एक सबनेट है 255 आईपी एड्रेसेस का, आप वो भी डेजिग्नेट कर सकते हैं. In that case, what happens is that the vulnerability scanner will itself probe and find out the location of that IP address, because it will send some discovery packets and it will try to locate the machines with the particular IP addresses. So the scanning has variation on two different types of levels. एक है depth of the scanning. Is it simply a surveillance, which is surface scanning? इसको surface vulnerability scanning कहा जाता है. Are we giving some credentials so that the scanning can take place at a more deep level? Or are we even allowing the scanning to take place and to bypass the firewall, for example, the host-based firewall? And then we have the breadth of the scan. Is it for one machine? Is it for a complete subnet? And then one more thing you can do in the scanner is that you can also automatically set the time. यानी कि एक जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो स्कैन परफॉर्म करना चाहते हैं, what that network administrator can do is they can schedule the scan to occur at 12 midnight, रात के 12 बजे, and that scan will automatically take place. और फिर उसकी अगली सुबह जब एडमिनिस्ट्रेटर आएगा तो he can derive the reports from the vulnerability scanning exercise. I would also like to mention here कि जो vulnerability scanning है, इसकी reports जो हैं उनकी भी different tiers और उनकी भी different depth होती है. For example, some reports are for the technician level. That is the complete documentation, and usually these scanning reports run into hundreds of pages. In some of the scans that I've been involved with, a scan on a DMZ based application server was about 800 pages.
अब ये जो 800 पेजेस हैं एक रिपोर्ट की यानी एक सिस्टम की, उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आती है कि इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसमें वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी हैं, उनको ठीक करने के लिए आप स्टेप्स कौन से लेंगे. This level of information is not really required as we go higher up in the hierarchy. जैसे जैसे हम मैनेजमेंट ईयर पे जाते हैं, they only want a summary. So the security manager may only want a 10-page report summary, but the CIO or the chief information security officer may only want a 5-page report which summarizes the activity that took place and the key vulnerabilities or the breakup of the vulnerabilities. तो जो स्कैनिंग है वो आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं, उसके अंदर टाइमिंग आप उसकी स्केड्यूल कर सकते हैं और उसके रिपोर्ट्स डिराइव करने की प्री डिफाइंड जो उसके फॉर्मेट्स हैं वो बने होते हैं और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको रिपोर्ट्स जो हैं वो टेक्नीशियन लेवल की चाहिए, सिक्योरिटी इंजीनियर लेवल की चाहिए, CISO या चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर लेवल की चाहिए या हायर मैनेजमेंट की चाहिए. एंड दोज रिपोर्ट्स आर बिल्ट इन इनटू the scanner and you only have to select कि आपको किस लेवल की रिपोर्ट चाहिए. So a vulnerability scanner is a relatively fast and easy way to quantify an organization's exposure to surface vulnerabilities. A surface vulnerability is a weakness that exists in isolation, independent from other vulnerabilities. The system's behaviors and outputs in response to attack patterns submitted by the scanner are compared against those that characterize the signatures of known vulnerabilities and the tool reports any matches that are found. Besides signature-based scanning, some vulnerability scanners attempt to simulate the reconnaissance attack patterns used to probe for exposed, exploitable vulnerabilities and report the vulnerabilities found when these techniques are successful. Now, what are we saying here? हम ये कह रहे हैं कि vulnerability scanning is a quick and easy way to find out surface vulnerabilities. Surface vulnerability वो होती है जो कि और vulnerability से linkage उसकी नहीं होती. It's just a vulnerability which exists on its own and it is independent of other vulnerabilities. अब vulnerability scanners दो किस्म के होते हैं. एक vulnerability scanner वो है जो कि कुछ reconnaissance वगैरह perform करके तो कुछ पैटर्न्स जो है उसको जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो अपने डेटाबेस में जाके सिग्नेचर जो होते हैं अवेलेबल वल्नरेबिलिटीज के उनके साथ मैच करता है एंड इफ द मैच इज क्रिएटेड तो द वल्नरेबिलिटी स्कैनर एक्चुअली रिपोर्ट्स कि आपके सिस्टम के अंदर ये वाली वल्नरेबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है. द अदर टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी स्कैनर गोज वन स्टेप फर्दर एंड दिस रियली डिपेंड्स ऑन द एडवांस्ड लेवल ऑफ द स्कैनर और the type of test that you perform, because जब आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो तब भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करके you can actually tune कि what type of scanning do you want to perform. अब जो second type of scanning है that is more advanced and that tries to simulate the attack in some manner which makes sure that the attack actually doesn't happen. It tries to simulate the attack because it is a scanning exercise and it is not actually a penetration test. And then it sees the response of the system, उसका जो behavior है system का in response to those simulated attack patterns, उसको देखता है और फिर वो report करता है based on the behavior के vulnerability जो है वो कौन कौन सी है. So these are the two types of scanning that are performed. So now let's look at the difficulties and challenges in vulnerability scanning. One difficulty in identifying the risk level of vulnerabilities is that they rarely exist in isolation. For example, there could be several low-risk vulnerabilities that present a higher risk when combined. Scanners are unable to detect vulnerabilities that are revealed only as the result of potentially unending combinations of attack patterns. The tool may assign a low risk to each vulnerability, leaving the assessor falsely confident in the security measures in place. A more reliable way of identifying the risk of vulnerabilities in aggregate is through penetration testing. तो इनके challenges भी हैं, कुछ हमें difficulties भी हैं
and vulnerability scanning can be slightly complicated as well when you start to interpret the results. जब आप उसको results को देखते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस रिपोर्ट जो है, बहुत मोटी हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट में जनरेट हो जाते हैं. अब इसमें एक जो मेजर चैलेंज वो ये आता है कि हो सकता है कि आपको 100 छोटी छोटी वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट हो, उनका इम्पैक्ट बहुत लो है, यानी कि दे आर नॉट डेजिग्नेटेड एज सीरियस वल्नरेबिलिटीज, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगराइजेशंस. जब स्कैनिंग होती है तो हर वल्नरेबिलिटी रेट की जाती है. इज दिस ए क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी, इज इट अ मॉडरेट लेवल वल्नरेबिलिटी, इस तरीके से उनकी एक रेटिंग डिफाइन की जाती है. इसकी डिटेल हम अभी देखेंगे. अब अगर 100 वल्नरेबिलिटीज इकट्ठी हैं, that may point to a much bigger critical vulnerability, but the vulnerability scanning is not able to perform this correlation between these vulnerabilities to point to a much bigger security risk. तो इसलिए हम ये देखते हैं कि vulnerability scanning का अपना वैल्यू है और penetration testing का अपना वैल्यू है. जब हम इन एग्रीगेट करेंगे, इनको इकट्ठा करेंगे, इन वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के रिजल्ट्स को या वल्नरेबिलिटीज को या वीकनेसेस को, तो उसका एंड रिजल्ट शायद ये होगा कि ए पेनिट्रेशन मे बी वेरी इजी बाय द अटैकर. इट्स वेरी इजी फॉर द अटैकर टू अटैक एंड ब्रेक थ्रू इनटू द सिस्टम. हाउएवर, ऑन इट्स ओन, the vulnerability scanner may identify all those 100 weaknesses or vulnerabilities as surface vulnerabilities or weaknesses and may not lead to the proper conclusion. So this is one of the challenges of vulnerability scanning. Now, another problem with identifying the risk level of vulnerabilities is that vulnerability scanners often use their own proprietary methods for defining the levels. For example, one scanner might use the levels low, medium, and high, while another scanner might use the levels informational, low, medium, high, and critical. This makes it difficult to compare findings among multiple scanners. Now let's look at some more challenges regarding the vulnerability scanning. एक चैलेंज जो हमने अभी देखा वो ये है कि जब रिपोर्ट जनरेट होती है तो उसमें हर वल्नरेबिलिटी जो आइडेंटिफाई होती है उसका एक क्रिटिकलिटी का यानी सीरियसनेस का एक लेवल डेजिग्नेट होता है. बट द स्कैनिंग वेंडर कम्स अप विद देयर ओन लॉजिक, यानी एक प्रोप्राइटरी उनका अपना मेथड है जिससे वो कैटेगराइज करते हैं कि एक वल्नरेबिलिटी जो है, इज इट लो, मीडियम, हाई, और इज इट क्रिटिकल, नॉर्मल, or some other categorization. So this is now depending upon the vendor कि वो किस तरीके से linkage create कर रहे हैं between a vulnerability and its seriousness or criticality. And if you generate the same scan, यानी कि एक ही host के ऊपर अगर आप दो scanning vendor से scan perform करें, यानी कि उनकी devices different हैं या products different हैं, एक McAfee का scanner है और एक फॉर एग्जांपल सिमेंटिक का स्कैनर है, तो आपको जो रिपोर्ट्स मिलेंगी उसमें आप ये देखेंगे कि रिपोर्ट में काफ़ी डिफरेंसेस होंगे, बिकॉज द वेंडर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स जो कि प्रोडक्ट बनाते हैं स्कैनिंग का, वो डेटाबेस भी उसका खुद डेवलप करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ का और उसको रिफाइन करते हैं, और इसके अलावा वो कैटेगराइजेशन की लॉजिक जो है वो खुद क्रिएट करते हैं. और इनफैक्ट क्योंकि एक स्कैनर जो है उसका अप्रोच और उसकी टेक्निक इज डिफरेंट एंड इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द वेंडर, सो समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मीनिंग दैट वो ज़्यादा टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो स्कैनिंग जो है मोर देन वन स्कैनर से भी परफॉर्म करते हैं ताकि उनको जब रिपोर्ट मिलती है तो फिर उसको वो कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं. Now, network-based vulnerability scanning also has some significant weaknesses. As with network sniffing and discovery, this type of scanning uncovers vulnerabilities only for active systems. This generally covers surface vulnerabilities
and is unable to address the overall risk level of a scan network. Although the process itself is highly automated, vulnerability scanners can have a high false positive error rate, that is, reporting vulnerabilities when none exist. An individual with expertise in networking and operation system security should interpret the results. अब जो weaknesses हैं network based scanning में या vulnerability assessment में, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जब आप scanning चलाते हैं, जो computers बंद पड़े हुए हैं या जो devices off हैं, वो obviously scan नहीं हो सकती. So this is one challenge which is obvious. उसके अलावा हम चैलेंज ये देखते हैं, जो हमने अभी स्टडी भी किया था, कि vulnerabilities की इंडिविजुअल रिपोर्ट्स में रन इनटू हंड्रेड्स, लेकिन ओवरऑल कोरिलेशन और ओवरऑल रिस्क जो प्रेजेंट होता है टू दैट डिवाइस, दैट होस्ट, दैट इज नॉट रिपोर्टेड बाय द vulnerability स्कैनर. रिपोर्ट्स आर वेरी वॉल्यूमिनस. और तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि उसमें फॉल्स पॉजिटिव्स का भी रेट काफी हाई कई दफा होता है. Obviously this depends on the product and how good the product is and which vendor it is coming from. False positive ये होता है कि falsely एक जो error है या vulnerability है वो report हो रही है, हालांकि actual fact में वो exist नहीं करती. तो एक experienced scanner को, एक experienced tester जो है, जो कि scanning perform कर रहे हैं, उनको फिर ये make sure करना पड़ता है कि जो report आ रही है उसमें false positives का रेट क्या है, कम है या ज़्यादा है, और उनको फिर ट्यून करना पड़ेगा दी स्कैनिंग एक्टिविटी. इसके अलावा देयर शुड बी सम बैलेंस. बहुत सारे टूल्स जो हैं वो फ्रीवेयर में भी आते हैं जो स्कैनिंग के टूल्स हैं, एंड समटाइम्स जस्ट टू कंपेयर और जस्ट टू चेक कि एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी जो है वो फॉल्स पॉजिटिव है कि नहीं, यू कैन रन अ स्कैन फॉर दैट वल्नरेबिलिटी ओनली and you can make sure that is that a false positive वाकई exist करती है या नहीं करती. तो validation जो होती है, further checking जो होती है, we sometimes perform multiple scans and then we can compare and contrast. ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा scanning जब हम perform करें तो हम multiple scans perform करें, लेकिन comparison के लिए, एक system के comparison के लिए जो tester है, usually they are able to understand the behavior of a particular vulnerability scanner by taking maybe one scan जो कि वो multiple scanners use करके perform करते हैं. उससे उनको idea हो जाता है कि accuracy of different vulnerability scanners क्या है, and then the tester may pick up one tool which he likes, which has the report format which is suitable and which has a lower false positive rate. Now another significant limitation of vulnerability scanners is that, like virus scanners and intrusion detection systems, they rely on a repository of signatures. This requires the assessors to update these signatures frequently to enable the scanner to recognize the latest vulnerabilities. Before running any scanner, an assessor should install the latest updates to its vulnerability database. Some vulnerability scanner databases are updated more regularly than others. This update frequency should be a major consideration when selecting a vulnerability scanner. Now here what we are seeing is that vulnerability scanners जो हैं, they work primarily on the basis of the signature database. और ये जो signature database है, जो companies इन scanners को बनाती हैं, they are responsible for creating the updates. और फिर जो टेस्टर है, यानी जो vulnerability scanning perform कर रहा है, that individual has to make sure that before the scanning is conducted, proper जो update है वो download किया जाए. This is similar to the antivirus database. एक antivirus जो है वो भी जब काम करता है तो scanning perform करता है और anomalies देख रहा होता है और pattern को match करता है, string को match करता है, activity को match करता है, which is defined in a database. The database for a vulnerability scanner is also very important. और अगर आप update ना करें तो you may not actually get the proper updated report. जो कि उस system में vulnerabilities exist करती हैं, हो सकता है कि आपको वो report ना मिले. अब इसके अंदर important बात ये है कि जो companies हैं
यानी जो वेंडर्स हैं जो इन प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, दे यूजुअली हैव ए एथिकल वाइट हैट हैकिंग टीम जो कि R&D परफॉर्म करते हैं। एंड व्हाट दे डू इज, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे एंटीवायरस का है या वल्नरेबिलिटी स्कैनर है या जो और प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंसी है कि उनमें डेटाबेस होता है जो कि अपडेट होता है, एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट डिवाइस डिपेंड्स on the updates and the database. So these organizations spend huge amounts every year on R&D. They hire security experts and ethical hackers, and they provide the maintenance services for these products. So an organization, when they buy a vulnerability scanner, what you do is that you buy the hardware and software obviously, लेकिन आप फिर हर साल की annual maintenance के लिए पे करते हैं, which is a fraction of the cost of that device or that product. और जब आप maintenance buy करते हैं तो then you are actually getting the right to download the updates जो कि उस organization की जो टीम है वो research करके updates of the database जब generate करते हैं तो फिर आप उनको download करते हैं. So vulnerability scanners में the updates are actually very important. Now most vulnerability scanners allow the assessor to perform different levels of scanning that vary in terms of thoroughness. While more comprehensive scanning may detect a greater number of vulnerabilities, it can slow the overall scanning process. Less comprehensive scanning can take less time but identifies only well-known vulnerabilities. It is generally recommended that assessors conduct a thorough vulnerability scan if the resources permit. तो scanning के different levels हैं. You can perform a more thorough scan, but it will take more time, it will take more network traffic. You can perform a less intensive scan, but then you will not get the complete information. इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम thorough scan ही perform करें, और अगर हमारे organization हमें allow करती है और resources इतने sufficient हैं और traffic choke नहीं होती, so then the thorough scan is the preferred option. Now, vulnerability scanning is a somewhat labor-intensive activity that requires a high degree of human involvement to interpret results. It may also disrupt network operations by taking up bandwidth and slowing response times. Nevertheless, vulnerability scanning is extremely important in ensuring that vulnerabilities are mitigated before they are discovered and exploited by adversaries or attackers. तो vulnerability scanning के challenges हम देखते जा रहे हैं. एक तो ये है कि उसमें interpretation of results के लिए expertise और experience की ज़रूरत है. फिर ये है कि it may choke the network as well. और if you are performing a very intensive scan, तो वो जो particular server है उसका हो सकता है availability के कुछ issues create हों क्योंकि हम बड़ी thorough scanning perform कर रहे होते हैं उसके ऊपर. Despite this, vulnerability scanning is really very important, and organizations throughout the world, they use vulnerability scanning as part of their security program on an ongoing basis, and they conduct the scans to make sure that they are doing the testing ताकि उनको पता चले वो vulnerabilities before the attacker actually exploits them. Now, as with all pattern matching and signature based tools, application vulnerability scanners typically have high false positive rates, as we mentioned. Assessors should configure and calibrate their scanners to minimize both false positives and false negatives to the greatest possible extent and meaningfully interpret results to identify the real vulnerabilities. तो false positives और false negatives दोनों को balance करना पड़ता है, and this requires some experience, this requires some evaluation, this may require using a different device, maybe a freeware device, and trying to see कि false positive का rate ज़्यादा है या false negative का है या balance है, and then through tuning by selecting different options, the exercise can be made more meaningful, bringing better and more practical results. So this was the conclusion of the lecture for today. हमने आज जिन topics को cover किया उनके ऊपर हम थोड़ा सा recap perform करते हैं. Now vulnerability scanning जो है
हमने ये देखा कि vulnerability scanning is really the first step, जो कि एक proactive measure है, और इसके बाद का जो step है that is penetration testing. Vulnerability scanning जो है वो different levels की perform हो सकती है. एक सिर्फ reconnaissance या surveillance activity है, then you can configure the vulnerability scanning with some more credentials of the system, which goes to a deeper level. Even deeper level is when we allow the traffic from the vulnerability scanning machine and configure the host-based firewalls, for example, ताकि उस traffic को allow किया जाए. Vulnerability scanning can be in different forms, यानी कि उसकी जो reports हैं वो different forms में generate हो सकती हैं. उसकी predefined templates होते हैं, either for the technician or the engineer or the chief information security officer or the management. इसके बहुत सारे challenges भी हैं vulnerability scanning की. एक तो ये है कि this is a signature based system and you need to get the updates. दूसरा हमने ये देखा कि इसके अंदर false positive के भी rates हैं और उसमें आपको ट्यून करना पड़ता है. फिर ये है कि overall vulnerability scanning जो है it identifies lots of individual vulnerabilities, लेकिन उनको इकट्ठा लेके जो bigger risk है उसकी तरफ vulnerability scanning point नहीं करता. That is why vulnerability scanning requires experience. और इसके अंदर usually experience बहुत important होता है. A person who has not performed vulnerability scanning before may just simply be overwhelmed with the size of the report, क्योंकि जब 800 सफ़े की report निकलेगी, you may not know what to do with it. The vulnerability scanning is very important for organizations to establish कि उनकी vulnerabilities जो हैं ongoing life cycle के अंदर वो exist करती हैं कि नहीं करती. और हम एक cycle को बकायदा follow करते हैं. We try to establish कि हमारी vulnerabilities कौन सी हैं through scanning, then we go back and fix them, then we perform scanning again, and this loop goes round and round, and gradually we are able to improve the security posture of our organization, and that of course is the real objective, to improve the security, to really implement the security, to keep the attackers out of our systems, databases, network, and our organization. I would like to thank you for joining me today. I hope that you really enjoyed this topic about vulnerability scanning, and I'm looking forward to see you next time so we can study penetration testing. Allah Hafiz and thank you.